लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पैरेंटल प्रोडक्ट के फॉर्मूलेशन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पैरेंटल प्रोडक्ट के कंटेनर्स एंड क्लोजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट पैरेंटल प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंटेनर्स और क्लोजर्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। पैकेजिंग में तो आप सीख ही चुके होंगे कि फार्मास्यूटिकल के पैकेजिंग में कंटेनर्स क्या होते हैं, क्लोजर्स क्या होते हैं, तो इन डिटेल में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स पैरेंटल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले ग्लास। हम एम्प्यूल या फिर जो एम्प्यूल होते हैं, ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स होती है, वो क्या होते हैं, पैरेंटल प्रोडक्ट के स्टोर करने के लिए वो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। तो वो किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, ग्लास मटेरियल से। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक। जो सलाइन की बॉटल्स होती है वो भी हम पैरेंटल प्रोडक्ट ही होते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेटल। मेटल के कंटेनर में भी पैरेंटल प्रोडक्ट स्टोर किए जाते हैं और मेटल के क्लोजर्स भी हो सकते हैं और रबर जो होता है तो रबर के भी क्लोजर्स हो सकते हैं। तो क्लोजर्स के लिए मेटल और रबर जो होते हैं वो यूजुअली यूज़ किए जाते हैं। अब देख लेते हैं ये जो कंटेनर या फिर क्लोजर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये दैट इट शुड नॉट यील्ड फॉरेन सब्सटेंसेस टू द प्रोडक्ट। अब हम जो पैरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम जिस मटेरियल में स्टोर कर रहे हैं, जिस कंटेनर के मटेरियल में स्टोर कर रहे हैं, उस मटेरियल ने अपने फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस जो होते हैं उस मटेरियल से उसमें लीच नहीं होने चाहिए। वो फॉरेन सब्सटेंसेस वहाँ पे इल्ड नहीं होने चाहिए। अगर फॉरेन पार्टिकल्स उसमें आ गए या फिर हमारे प्रोडक्ट के साथ वो मिक्स हो गए तो वो हमारे लिए मतलब पेशेंट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो हम डायरेक्टली पैरेंटली उसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट में। तो हमें ये चीज़ याद में रखनी चाहिए कि हमेशा वो जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इट शुड नॉट यील्ड फॉरेन सब्सटेंसेस टू द प्रोडक्ट। Second requirement is it should be transparent to allow visual inspection of the content in it. अब जो भी हम पैरेंटल प्रिपरेशन बना रहे हैं, जो एम्प्यूल्स होते हैं या फिर जो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स होती है, तो वो क्या होता है, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट इसलिए हम रखते हैं क्योंकि जो पार्टिकल उसमें अगर लीच हो रहे हैं कंटेनर के मटेरियल से या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ फॉर्म हो रही है तो हम उसमें थोड़ी सी टर्बिडिटी उसमें देख सकते हैं या फिर पार्टिकल्स जो होते हैं तो वो भी हम देख सके, इसलिए वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि हम विजुअली इंस्पेक्ट कर सके क्या उसमें जो कंटेंट है वो कंटामिनेटेड हो गया है फिर या फिर एज इट इज़ है। ओके, देन थर्ड इज इट शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट। जो कंटेनर या फिर क्लोजर का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उन्होंने हमारे प्रोडक्ट पे कुछ एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज इट शुड बी कंपैटिबल फिजिकली एंड केमिकली विद द प्रोडक्ट। अब हम जो पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर या फिर क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, उसका जो मटेरियल होता है ना वो हमारे प्रोडक्ट के साथ मतलब हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए इन बोथ वेज, फिज़िकली भी और केमिकली भी। क्योंकि फिज़िकल भी कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है जो प्रोडक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आने से कंटामिनेशन हो सकता है या फिर केमिकली अनस्टेबल भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज इट शुड प्रिवेंट डिफ्यूजन इन और अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड क्लोजर। जो डिफ्यूजन होता है वो भी हमारे कंटेनर या फिर क्लोजर का जो मटेरियल होता है वो उसने प्रिवेंट करना चाहिए। वो चाहे फिर अक्रॉस वॉल के अक्रॉस से हो सकता है या फिर वॉल के अंदर हो सकता है, तो वो जो डिफ्यूजन होता है वो क्लोजर और कंटेनर के मटेरियल ने प्रिवेंट करना चाहिए। तो ये तो थी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर। अब हमने जो कंटेनर और क्लोजर के मटेरियल देखे तो उन मटेरियल को हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला मटेरियल होता है कंटेनर का, वो होता है ग्लास। ठीक है, अब ग्लास के 4 टाइप्स होते हैं। ग्लास का टाइप होता है टाइप 1 फर्स्ट टाइप, सेकेंड इज टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब ये जो टाइप 1 ग्लास होता है ना उसे बोरोसिलिकेट ग्लास ऐसा कहते हैं, और ये जो ग्लास होती है ये हाईली रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, और सेकेंड टाइप जो होता है उसे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहते हैं, क्योंकि ये जो टाइप होता है ना ग्लास का सेकेंड टाइप, उसमें सोडा लाइम ग्लास को ट्रीट किया जाता है, सल्फर ट्रीटमेंट दी जाती है।
ठीक है, तो इसीलिए इसे ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। थर्ड इज सोडा लाइम ग्लास, जो ट्रीटेड नहीं होती, सिर्फ सोडा लाइम ग्लास होती है, जिसे टाइप 3 ग्लास कहते हैं। और टाइप 4 ग्लास जो होती है वो नॉन फार्मास्यूटिकल पर्पस होती है, इसलिए इसे एनपी ऐसा भी कहते हैं। तो टाइप 4 ग्लास जो होती है वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, और ये जनरल सोडा लाइम ग्लास होती है, नॉन फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब ये जो ग्लास होते हैं इनके ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है। तो टाइप 1 के लिए की जाती है पाउडर ग्लास टेस्ट, टाइप 2 के लिए की जाती है वाटर अटैक टेस्ट, टाइप 3 के लिए की जाती है पाउडर ग्लास टेस्ट, और टाइप 4 के लिए भी पाउडर ग्लास टेस्ट यूज़ की जाती है। अब ये जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं ना, वो कौन कौन सी साइज़ में अवेलेबल होते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस टेबल पे मेंशन किया हुआ है। तो टाइप 1 जो ग्लास होती है वो ऑल साइजेस में अवेलेबल होती है। टाइप 2 की जो ग्लास होती है वो लेस दैन 100 और मोर दैन लेस दैन और इक्वल टू 100 और मोर दैन 100, ये दोनों साइज़ में अवेलेबल होती है। टाइप 3 ग्लास जो होती है वो ऑल साइजेस में अवेलेबल होती है, और टाइप 4 ग्लास जो होती है वो भी ऑल साइजेस में अवेलेबल होती है। ओके, अब ये जो टाइप होते हैं ग्लास के, तो कौन कौन से ग्लास के टाइप में कौन कौन से प्रोडक्ट पैक किए जाते हैं ये हम देख रहे हैं। तो ये जो टेबल है ना, इसमें फर्स्ट कॉलम है टाइप ऑफ ग्लास एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट्स पैक, मतलब टाइप 1 ग्लास में कौन कौन से प्रोडक्ट पैक किए जाते हैं इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो टाइप 1 ग्लास है जिसे हम बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं, उसमें स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटर्स, ऑल काइंड ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटर्स, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटर्स, और जो माइल्ड अल्कलाइन होते हैं नेचर में, तो वो सारे पैरेंटल प्रिपरेशन टाइप 1 ग्लास में पैक किए जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 2 ग्लास। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट पैक करेंगे? लार्ज वॉल्यूम पैरेंटर्स लाइक आईवी एंड इरिगेटिंग सॉल्यूशंस, एंटीकोएगुलेंट्स, ब्लड कंपोनेंट्स, डायग्नोस्टिक प्रिपरेशंस, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटर्स जिनका नेचर न्यूट्रल एंड एसिडिक हो। अब इसमें इतने सारे प्रिपरेशन स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि क्यों किए जाते हैं? ये ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होती है। ओके, तो इसीलिए इसमें एंटीकोएगुलेंट जैसे, ब्लड कंपोनेंट जैसे और डायग्नोस्टिक जो प्रिपरेशंस होते हैं वो इसमें हम पैक कर सकते हैं। और थर्ड टाइप की जो ग्लास होती है उसमें हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन इन वेजिटेबल ऑयल, स्टेराइल टाइप पाउडर्स, सेवरल न्यूट्रल एक्वियस प्रोडक्ट्स आदि टाइप के प्रोडक्ट जो होते हैं वो पैक कर सकते हैं। और टाइप 4 जो होता है नॉन फार्मास्यूटिकल पर्पस, तो उसमें हम कप सिरप पैक कर सकते हैं, एलिक्सर पैक कर सकते हैं, टिंचर्स, एक्सट्रैक्ट, क्रीम्स, लोशंस, टैबलेट्स, कैप्सूल, और ड्राई पाउडर जो होती है अदर ड्राई पाउडर्स वो भी पैक कर सकते हैं। तो ये था ग्लास टाइप ऑफ कंटेनर के जो टाइप्स होते हैं ग्लास मटेरियल्स के लिए, तो वो ग्लास के बारे में था। नाउ वी विल सी द अदर पैकेजिंग मटेरियल इज प्लास्टिक। अब ये जो प्लास्टिक होता है इसके टाइप्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। तो उसमें से फर्स्ट टाइप है थर्मोप्लास्टिक टाइप। अब थर्मोप्लास्टिक टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? तो उनके एग्जाम्पल होते हैं, आगे मैं पढ़ने वाली हूँ, आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉलीइथिलीन, जिसे हम पीई ऐसा भी कहते हैं, पॉलीप्रोपिलीन डबल पीपी मतलब पीपी, पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी, पॉलिस्टरीन पीएस, पॉलीअमाइड पीए, नायलॉन जिसे नायलॉन भी कहते हैं, पॉलीअमाइड को नायलॉन भी कहते हैं, पॉलीकार्बोनेट पीसी, पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट पीईटी। तो ये जो है ये है थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक के एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड इज थर्मोसेट टाइप। अब थर्मोसेट टाइप के एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे कि फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये है थर्मोसेट टाइप ऑफ प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं क्लोजर्स के बारे में, जो बनाए जाते हैं मेटल एंड रबर से। तो मेटल एंड रबर से जो बनाए जाते हैं क्लोजर्स, तो उनमें से सबसे पहले हम मेटल्स के टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से मेटल हम यूज़ कर सकते हैं क्लोजर बनाने के लिए। तो टीन हम यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, लेड यूज़ कर सकते हैं और आयरन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से रबर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ब्यूटिल रबर यूज़ कर सकते हैं, नाइट्राइल रबर यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोपिन रबर और सिलिकॉन रबर आदि टाइप के टाइप्स ऑफ रबर जो होते हैं वो हम क्लोजर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे पैरेंटल प्रिपरेशन
का जो प्रोसेसिंग होता है वो क्या होता है। The first step in processing of parental preparation is cleaning of containers, closures and equipment. अब जो कंटेनर, क्लोजर और इक्विपमेंट होते हैं वो प्रिपरेशन बनाने से पहले उसे अच्छे से क्लीन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो इक्विपमेंट होते हैं या फिर कंटेनर क्लोजर होते हैं उन्हें सबसे पहले डिटर्जेंट के साथ अच्छे से टैप वाटर के मदद से हम वॉश कर लेते हैं। उसके बाद उसे क्लीन डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद वाटर फॉर इंजेक्शन से भी एक बार वॉश कर लेते हैं। अब ये जो रबर क्लोजर होते हैं उन्हें वॉश करने का अलग तरीका होता है। ये रबर क्लोजर जो होते हैं वो हॉट सॉल्यूशन जो होता है सोडियम पायरोफॉस्फेट का जो 0.5% की कॉन्सेंट्रेशन में बनाया जाता है वाटर के सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन में डुबोकर, हॉट सॉल्यूशन में डुबोकर रबर क्लोजर्स को वॉश किया जाता है। अब ये जो 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट का सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हॉट होने के बाद वो रबर क्लोजर उसमें डाले जाएंगे, फिर उस सॉल्यूशन से वो रिमूव किए जाएंगे और उसके बाद वाटर से रिंस किए जाएंगे। वाटर से रिंस करने के बाद उन रबर क्लोजर को फिर से वाटर फॉर इंजेक्शन से एक बार वॉश किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। और ये जो स्मॉल स्केल पे जो वॉशिंग होता है ये मैन्युअली हम कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल में जो होता है वो ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए हम ये जो रबर क्लोजर या फिर कंटेनर्स होता है उनका वॉशिंग हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, क्लोजर एंड इक्विपमेंट। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। अब हमें पेरेंटल प्रिपरेशन बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है और वो जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होते हैं वो वे किए जाते हैं और प्रिपरेशन रूम जो होता है वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं। अब जो रॉ मटेरियल्स हमें ज़रूरी होते हैं प्रिपरेशन बनाने के लिए वो हमेशा प्योर होने चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और वाटर फॉर इंजेक्शन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पायरोजन फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम पेरेंटल प्रिपरेशन बना रहे हैं इसीलिए हमें हमेशा वही वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए जो पायरोजन फ्री एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्री स्टेरिलाइजेशन। अब जो पेरेंटल प्रिपरेशन हम बनाते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो हमें प्रिपरेशन बनाने से पहले स्टेरिलाइज़ कर लेना भी ज़रूरी होता है। तो कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पेरेंटल प्रिपरेशन बनाने से पहले उसे स्टेरिलाइज़ करते हैं। कभी कभी कंटेनर्स और क्लोजर्स जो होते हैं वो भी पेरेंटल प्रिपरेशन बनाने से पहले उन्हें स्टेरिलाइज़ किया जाता है और उसके बाद वो प्रिपरेशन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। ये जो पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं ये हमेशा असेप्टिक कंडीशंस में, स्ट्रिक्टली असेप्टिक कंडीशंस में प्रिपेयर करने चाहिए और हम फार्मासिस्ट को हमेशा जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग होती है और एग्जैक्ट मेथड जो होती है प्रिपरेशन का वही फॉलो करना चाहिए। अब ये जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन में वो भी एक्यूरेटली बेक होने चाहिए और सेपरेटली डिज़ोल्व होने चाहिए हर एक व्हीकल में। जो मेथड हमें प्रिस्क्राइब किया गया है पहले से ही उसी मेथड को हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन। The parenteral solution so formed is passed through bacteria-proof filter such as filter candle, seeds filter, membrane filter and sintered glass filter। हम फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंटल प्रिपरेशन बनाते वक्त हो सकता है कि उसमें कुछ डस्ट या फिर टर्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनकॉर्पोरेशन हो गया हो, तो इसीलिए हमें बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर जो होते हैं। अब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर वो होते हैं जो फिल्टर करने के बाद बैक्टीरिया को स्ट्रेन पे रिटेन करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, जैसे कि फिल्टर कैंडल है या फिर सीड्स फिल्टर है या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर है या फिर सिंटेड ग्लास फिल्टर है। ये कुछ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के टाइप है। तो हमें हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन को इन सारे फिल्टर से या फिर इनमें से कुछ फिल्टर से पास करना होता है, एक फिल्टर से पास करना होता है। तो पास करने के बाद अगर कोई बैक्टीरिया हमारे प्रिपरेशन में मौजूद है तो वही वहाँ पे रिटेन हो जाएगा।
ठीक है। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फिल्ट्रेशन का वो होता है सॉल्यूशन को क्लैरिफाई करना। फॉरेन पार्टिकल्स भी अगर प्रेजेंट है तो भी हम फिल्टर करके उन फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे प्रिपरेशन से बाहर कर सकते हैं, उन्हें रिटेन कर सकते हैं पैरेंटल प्रिपरेशन में। अंडर पैरेंटल प्रिपरेशन में वो जो प्रेजेंट होते हैं तो उनका प्रेजेंस हम यह इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं प्रिपरेशन में से। और जो पैरेंटल प्रिपरेशन होते हैं वो स्टरीलाइज भी किए जाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। फिल्ट्रेशन शुड बी डन अंडर स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन। अभी जो फिल्ट्रेशन होता है ना, ये भी हमें ओपन इन्वायरमेंट में नहीं करना होता है, ये भी हमें असेप्टिक कंडीशन में ही करना होता है, ताकि फिल्ट्रेशन करते वक्त फिर से हमें कंटामिनेशन ना हो हमारे प्रिपरेशन में। तो इसीलिए हमें असेप्टिक कंडीशन में ही फिल्ट्रेशन करना होता है। और ये जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं इसके तुरंत बाद हमें हमारा जो प्रोडक्ट होता है पैरेंटल प्रोडक्ट, वो तुरंत बाद हमें हमारे फाइनल कंटेनर में पोर करना होता है और उसके बाद सील करना होता है। तो ये था फिल्ट्रेशन। फिलिंग जो होता है द फिलिंग द प्रिपरेशन इन द फाइनल कंटेनर। द फिल्ड प्रोडक्ट इज फिल्ड इनटू फाइनल कंटेनर सच एज, कौन कौन से करते हैं हम कंटेनर यूज़? एम्प्यूल्स यूज़ करते हैं, वायल्स यूज़ करते हैं, ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स यूज़ करते हैं जो हमने प्रीवियसली क्लीन भी कर लिए हैं और ड्राई भी कर लिए हैं, वो कंटेनर्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए। एम्प्यूल्स आर यूज फॉर फिलिंग सिंगल डोसेस। जो एम्प्यूल्स होते हैं वो हम सिंगल डोसेस के लिए यूज़ करते हैं। सिंगल डोसेस मतलब सिर्फ एक ही बार उसमें इंजेक्शन देंगे और उसके बाद फेंक देंगे, वो होते हैं सिंगल डोसेस। और वायल जो होती है वो मल्टी डोज के लिए फिल की जाती है, मल्टी डोसेस कंटेनर की तरफ यूज़ किए जाते हैं वायल्स। बॉटल्स जो होती है, बॉटल्स आर मेड फॉर फिलिंग ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स। जो बॉटल जो होती है वो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड फिल करने के लिए यूज़ की जाती है। अब स्मॉल स्केल पे क्या होता है, ये जो फिलिंग होता है ये मैन्युअली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड निडल। हम सब जानते हैं कि हाइपोडर्मिक सिरिंज और निडल्स क्या होती है, तो उसकी मदद से हम एम्प्यूल में वो जो प्रिपरेशन बनाया हुआ होता है हमने उसे फिल करते हैं। क्योंकि एम्प्यूल का जो माउथ होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए हम सिरिंज की मदद से या फिर निडल की मदद से उसे फिल कर सकते हैं मैन्युअली स्मॉल स्केल पे। और लार्ज स्केल पे क्या होता है कि लार्ज स्केल पे जो फिलिंग का प्रोसीजर होता है वो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन की मदद से किया जाता है। अब इसमें कुछ स्टराइल पाउडर्स जो होते हैं वो भी कंटेनर में फिल किए जाते हैं। उसके लिए इंडिविजुअल वेइंग करके या फिर ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक डिवाइसेस की मदद से स्टराइल पाउडर जो होती है वो कंटेनर में फिल की जाती है। ये जो फिलिंग ऑपरेशन होता है, ये फिलिंग ऑपरेशन असेप्टिक प्रिकॉशन के साथ ही कैरी किया जाता है। और जब हम एम्प्यूल्स फिल करते हैं तो हमें हमेशा एक केयर लेनी चाहिए कि हम जब भी एम्प्यूल फिल करें तो हम उसके नेक के नीचे तक ही फिल करें। अगर एम्प्यूल के नेक के ऊपर हम फिल करेंगे तो क्या होगा कि एम्प्यूल के नेक को वो टच करेगा हमारा प्रिपरेशन, तो जब भी हम उसे सील करने जाएंगे तो सील करते वक्त क्रैकिंग हो सकता है या फिर जो हमारा पैरेंटल प्रिपरेशन है वो बर्न होके फिर नेक पे एम्प्यूल की नेक पे स्टेनिंग दे सकता है। तो इसीलिए हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम एम्प्यूल यूज़ कर रहे हैं फिलिंग के लिए तो हमेशा उसकी नेक के नीचे तक ही हमें हमारा सॉल्यूशन फिल करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज सीलिंग। सीलिंग क्या होता है? जब हम एम्प्यूल में हमारा कंटेंट पोर करते हैं और उसे सील करते हैं। अब फार्मास्यूटिक्स 1 में आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें आपने एम्प्यूल सील की होगी। तो सील कैसे करते हैं? बंसेन बर्नर के ऊपर उसे सील किया जाता है, ठीक है। और सीलिंग जो होता है वो भी हमेशा फिलिंग के तुरंत बाद होना चाहिए और वो भी असेप्टिक कंडीशन में ही किया जाता है। एम्प्यूल्स जो होती है वो मैन्युअली सील की जाती है स्मॉल स्केल लेवल पे। उसमें क्या किया जाता है कि एम्प्यूल का जो एंड होता है या फिर नेक होती है उसे फ्लेम पे या फिर बंसेन बर्नर पे रोटेट करते करते उसे सील किया जाता है। बट लार्ज स्केल पे क्या होता है कि लार्ज स्केल पे जो सीलिंग होती है वो सीलिंग मशीन की मदद से एम्प्यूल का जो टिप होता है उसे फ्यूज़ किया जाता है और सील किया जाता है। जो वायर्स और ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स होती है वो रबर क्लोजर से बंद की जाती है, उसमें सील करने के लिए रबर क्लोजर्स अवेलेबल होते हैं। अब ये जो रबर क्लोजर्स होते हैं वो द रबर क्लोजर्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय क्रिम्पिंग
the aluminum caps which is done manually or by mechanical means। रबर क्लोजर जो होते हैं वो क्रिम्पिंग से या फिर एल्यूमिनियम कैप्स की मदद से सील किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन। The parental preparations should be immediately sterilized after sealing and its final containers। ये जो parental preparation हम बना रहे हैं उसे सीलिंग के बाद आफ्टर सीलिंग इमीडिएटली फाइनल कंटेनर के में फिल करने के बाद उसे स्टरीलाइज किया जाता है। द स्टरीलाइजेशन इज डन बाय एनी वन ऑफ द मेथड of sterilization which depends on the nature of medicament presents in parental preparation। अब इसमें जो sterilization का मेथड होता है वो parental preparation कौन सा फिल किया है कंटेनर में या फिर मेडिकामेंट्स कौन सा अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। अब जो थर्मोस्टेबल मेडिकामेंट होते हैं उसे हम ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। थर्मोस्टेबल मेडिकामेंट क्या होते हैं? जो टेम्परेचर पे हायर टेम्परेचर पे विथस्टैंड करते हैं या फिर हायर टेम्परेचर पर उसे स्टरीलाइज करने के बाद उसमें जो मेडिकामेंट हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं वो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं। तो अगर इस तरह के मेडिकामेंट उसमें अवेलेबल है तो हम उसे ऑटोक्लेविंग की मदद से स्टरीलाइज कर लेंगे। अब ऑटोक्लेविंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 115 से 116 तक, जिसे हम 30 मिनट में 121 डिग्री सेल्सियस पर या वहाँ पे ऑटोक्लेव में स्टरीलाइज करेंगे, या फिर 121 डिग्री सेल्सियस में 20 मिनट्स तक हॉट एयर ओवन में भी स्टरीलाइज कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। अब ये तो था थर्मोस्टेबल मेडिकामेंट के लिए जिनका अगर टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो भी वो डिग्रेड नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो थर्मोलाबाइल होते हैं, मतलब उन्हें टेम्परेचर से डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के जो प्रिपरेशन होते हैं, इस तरह के जो मेडिकामेंट होते हैं, तो उन्हें हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से भी, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं उनकी मदद से भी स्टरीलाइज कर सकते हैं। अब ये जो प्रिपरेशंस होते हैं जिन्हें हम फिल्ट्रेशन मेथड से स्टरीलाइज करते हैं उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट हम ऐड कर सकते हैं। सुटेबल बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट ऐड करेंगे तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम। और सॉल्यूशन जब हम इंट्रावेनस या फिर इंट्राथिकल इंजेक्शन में देते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट जब हम यूज़ करते हैं और उसका डोज अगर 15 ml से ज़्यादा हो, जो इंट्रावेनस और इंट्राथिकल इंजेक्शन हम बना रहे हैं उसका डोज अगर 15 ml से ज़्यादा हो, तब बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट हमें उसमें ऐड नहीं करने चाहिए। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। और जो स्टरीलाइज किया हुआ प्रोडक्ट होता है फिर फाइनल कंटेनर में ऐड किया जाता है और सील किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन की, फिलिंग की, सीलिंग की, ये सारी कंडीशन कहाँ पे हम फॉलो करते हैं? तो ये सारी कंडीशन हमें ये सारी जो प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, फिलिंग और सीलिंग की, वो हमें हमेशा असेप्टिक कंडीशन में ही फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। अब जो पेरेंटल प्रिपरेशन हम बनाते हैं ना उसको इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इवैल्यूएशन के टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, पायरोजन टेस्ट और नेक्स्ट इज एसे। अब ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो हमें प्रिपरेशन बनाने के बाद उसे इवैल्यूएट करना होता है। स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होती है कि हमारा प्रिपरेशन पायरोजन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है कि नहीं, वो होती है स्टेरिलिटी टेस्ट। मतलब प्रिपरेशन हमने बना लिया तो उसके बाद हमें उसकी स्टेरिलिटी टेस्ट करनी होगी। उसके बाद होती है क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट क्या होती है? हमने जो प्रिपरेशन बनाया है वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर से हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो विजुअलाइज करने के बाद हमें ये देखना है कि उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट इज लीकेज टेस्ट। जो एम्प्यूल हमने सील किए हैं तो क्या वो लीक तो नहीं हो रही है, ये हमें चेक करना होता है। पायरोजन टेस्ट करनी होती है, मतलब हमारे प्रिपरेशन में कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट होते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो होते हैं पायरोजन। तो क्या हमारे प्रिपरेशन में वो पायरोजन प्रेजेंट है या नहीं, यह भी हमें चेक करना होता है। तो वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। एंड नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड पैकेजिंग। फिर अगर इवैल्यूएशन के बाद हमारा प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो हम उसे लेबल करेंगे एंड पैकेज करेंगे। तो ये होता है प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस। So we will stop here, and in next video we will discuss about evaluation parameters of parental preparation. And if you did not subscribe to my channel yet, then please subscribe.
ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।